मैं शुरुआत करूंगा, सुधीर जी आपसे शुरुआत करूंगा। आप चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो और या फिर नीतीश कुमार हो, दोनों को आप बहुत निकट से जानते हैं, भिज्ञ हैं इन लोगों से। लेकिन अभी जो ड्राइविंग सीट चाहते हैं वो चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू। तो क्या कुछ आप देखते हैं, क्या निकल पाएगा, क्या होगा, कैसे होगा? क्या आसानी से भारतीय जनता पार्टी इस पद को भी ले जाने या हथियाने में कामयाब होगी, कि अब कुछ कठिनाइयों का दौर शुरू होने वाला है, मुश्किलात बढ़ने वाली हैं इस सरकार में, खासकर भारतीय जनता पार्टी खेमा जो है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी या कुछ आसानी से सब कुछ हो जाने वाला है? सुधीर जी अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। देखिए संजीव जी, जो चुनाव 24 के जो नतीजे आए उसके बाद जो घटनाक्रम रहा, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा अप्रत्याशित और विस्मयकारी हैं। अगर आप ईवीएम के खेल को, खेला को, लोचा को, जो कुछ भी हुआ है पृष्ठभूमि में, उसको मद्देनजर रखें तो ये चुनाव के नतीजे सर्वथा भिन्न होते हैं, जो नतीजे हम लोगों को देखने को मिले हैं। जितने वोट पड़े उससे अधिक की गिनती कुछ जगहों पर हुई है। अभी बंबई में तो ये मामला सामने आया है कि रिमोट कंट्रोल जो था काउंटिंग चैम्बर का, वो शिवसेना प्रत्याशी के भाई के पास था, और चुनाव आयोग ने भी डाटा जारी करने में बहुत समय लिया। जितने वोट पड़े उससे अधिक का डाटा जो है 1 हफ्ते 10 दिन के बाद दिया गया। तो इन सारी चीजों को देखें, और बनारस तक से ये खबर आ रही है, और वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही यहाँ तक कहा है कि नरेंद्र मोदी मतगणना के दौर में पिछड़ गए थे, उसके बाद नेपथ्य में कुछ ऐसा हुआ कि बाद में वो विजयी घोषित किए गए, लेकिन वो सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते लगभग, और भारतीय जनता पार्टी के विजयी प्रत्याशियों में वो 116वीं पायदान पर हैं, और अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे कम वोटों से उनकी जीत दर्ज की गई है। तो इन सारी चीजों को आप देखें तो जो कुछ भी घट रहा है वो विस्मयकारी है, अप्रत्याशित है, और ये पूरा दौर न सिर्फ स्पीकर का बल्कि सरकार में व्यवस्था के निर्वाह का, और उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प दौर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चुनाव के नतीजों के संदर्भ में मैंने कहा था कि ये 3 घोड़ों की गाड़ी है। एक रशियन में इसके लिए तुर्का शब्द इस्तेमाल होता है, एक गाड़ी जिसे 3 घोड़े खींचते हैं। तो 3 घोड़े में अगर कोई एक घोड़ा अड़ियल या जिद्दी होता है तो उस गाड़ी की क्या दशा होगी, उसकी रफ्तार कैसी होगी, कब वो जो है पटरी से उतर जाएगी, कहना बड़ा कठिन होता है। अब आए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के रिश्तों पर। चुनाव में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी का जो तल्ख लहजा था, उन्होंने ना नीतीश कुमार को बख्शा और ना ही चंद्रबाबू नायडू को बख्शा। मैं बाद के दौर में वो चंद्रबाबू नायडू का बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, दोनों ही में उसको अक्षरशः पढ़ के सुना सकता हूं, जिससे ये आप अंदाज लगा सकते हैं कि अतीत में मोदी और चंद्रबाबू नायडू और मोदी और नीतीश बाबू के दरमियान रिश्ते तल्ख रहे हैं और बनते बिगड़ते रहे हैं। अब जो रहीम का दो है, कहे रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। तो ये स्थिति अभी न सिर्फ स्पीकर के पद में देखने को आ रही है, और चंद्रबाबू नायडू अनुभव के मामले में मोदी से कहीं अधिक सीनियर हैं। वो सन 1978 में एमएलए चुन लिए गए थे और सन 85 में पहली बार मुख्यमंत्री बन गए थे, जबकि उसके करीब 17 साल के बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। मुझे नीतीश, चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी तीनों से मिलने का अवसर मिला है, और यहीं भोपाल में बीजेपी कार्यालय में मैंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था। तब उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का शुभंकर हूं, और बहुत दिलचस्प बात है कि उस चुनाव में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीती थी, और उसके बाद नरेंद्र मोदी को यहाँ से हिमाचल भेज दिया गया था। वहीं मैं जब चंद्रबाबू नायडू से हैदराबाद में मिला तो उन्होंने राजनीतिक बातें बहुत कम की, बल्कि विकास की बातें ज्यादा की थी। उन्होंने साइबराबाद की बात की थी, आईटी हब की बात की थी, किसानों को प्रशिक्षण की बात की थी। तो ये दोनों की मनोवृत्ति को दर्शाता है। लेकिन अभी स्थिति ये है कि चुनाव पूर्व गठबंधन का उल्लंघन करके एकदम खिलाफ खड़े हो जाने से
भारतीय जनता पार्टी को या अन्य दलों को यह मौका मिल जाएगा कि आपने हमारा साथ नहीं दिया। तो जब तक कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनता है तब तक मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू अभी भारतीय जनता पार्टी से विलग नहीं होंगे। लेकिन अगर उनकी मांग नहीं मानी गई और उनकी और भारतीय ये नीतीश कुमार की मुख्य मांग यही है कि उनके उनके राज्यों को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, और स्पीकर के चुनाव पे तेलुगु देशम के बाल योगी इस शताब्दी के शुरुआती वर्षों में और बहुत सफल और बहुत लोकप्रिय स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष रहे थे वो, तो उनकी मांग नाजायज नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में स्पीकर ने या अन्य राज्यों में या लोकसभा में स्पीकर ने जो अपनी भूमिकाएं निभाई हैं, उससे आने वाले समय में जब एक गठबंधन सरकार सत्तारूढ़ है उसकी महत्व या उसकी भूमिका कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर वह ये मांग करते हैं कि स्पीकर का पद या तो उनके दल को दिया जाए अथवा उस पर सर्वसम्मति से ये तय किया जाए कि कौन व्यक्ति स्पीकर होगा, कोई गलत मांग नहीं है। और अगर इसमें कहीं ना कहीं अड़चन आती है तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बड़ा अवरोध उत्पन्न हो सकता है और हम लोग एक दिलचस्प तमाशा या कहें या घटनाक्रम देख सकते हैं। संजीव जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो रिजू जी का जाना एक चीज, और दूसरा जो मैंने भी संजय जी से भी पूछा, सुधीर सर आप भी, कि क्या जो हालात बनते हैं, जो अभी मीनू जी ने भी कहा कि भाई, और बाकी पैनलिस्टों ने भी कहा कि अभी तो उनको वो अमरावती दिख रहा है नायडू साहब को, उनकी पहली प्रायोरिटी वो है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ शायद वो गम खा जाए। तो दोनों चीजों पे कि क्या ये बीजेपी ही सरकार, जो अरुण जी ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कहलाएगी, भले ही वो एनडीए है कहने के लिए, उन्हीं के हाथ में सारे कार्ड्स रहेंगे, एक चीज। और दूसरी जो चीज मैं चाह रहा था कि ये जो रिजू जी की मुलाकात, क्या इसमें ऐसी भी संभावना है हम देख सकते हैं कि जो परिपाटी परंपरा रही है कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए, ऐसी भी कोई संभावना है, बन सकती है, देख सकते हैं हम लोग? सुधीर सर। देखिए संजीव जी, अभी रविंद्र जी ने संवैधानिक प्रावधानों और मूल्यों का उल्लेख किया, और हमारे धनंजय जी तो बहुत खरी खरी बातें कहते हैं लेकिन सच बात बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है वो। और पिछले 10 साल में आपने राजनीति को जिस तरह से प्रहसन में या स्वांग में बदलते देखा है, और जो प्रधानमंत्री की जो भाषा है, जो भाषा में भदेश जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी हैं। और रिजू का मिलना न मिलना बहुत मायने नहीं रखता है। जो जब कोई पार्टी मजबूरी सर, नहीं मजबूरी, अब इस समय मजबूरी में, आप ये मजबूरी की सरकार है, ये दिखावा है, इनकी पूरी राजनीति पाखंड पे आधारित है। हमारे धनंजय जी बात जब करते हैं तो आप ये बताइए, पूरी दुनिया में किसी भी देश में किसी भी पार्टी ने ईसा मसीह के नाम पे या हजरत साहब के नाम पे या भगवान बुद्ध के नाम पे वोट मांगा क्या? ये हिंदुस्तान की अकेली इकलौती पार्टी है जिसने सारे खेल करने के बाद जब देखा कोई रास्ता नहीं है तो मंडल की काट के तौर पे कमंडल को लेके आए और राम पे दांव लगा के सत्ता में आ गए। इनको राम से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने शंकराचार्यों की अवहेलना की, शंकराचार्य को ट्रोल किया। अब जब ये अयोध्या में चुनाव हार गए तो भाई अयोध्या की जनता को, अयोध्या के मतदाताओं को और अयोध्या को के बारे में क्या किस तरह की वाहियात बातें कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार किसी भी कीमत पर सत्ता से बाहर नहीं जाना चाहती है। और जो नीतीश कुमार का आचरण है वाकई वो उनकी कमजोरी हो या जिस तरीके से वो नमन कोण बना रहे हैं धरती के साथ, वो बहुत आश्चर्यजनक है, उनको शोभा नहीं देता है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जिस तरह जो संख्या बल है, अभी तो गठबंधन ने विश्वास मत प्राप्त नहीं किया है। सरकार बन गई और मंत्री भी बन गए। कायदे से पहले विश्वास मत हासिल करना था, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के गठन की घोषणा करनी चाहिए थी। लेकिन जब सारे खेल तमाशे हो रहे हैं और भारत के इतिहास में 75 साल में पहला मौका है कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को दही शक्कर खिलाया और उसके फोटो भी बकायदा जो है टेलीकास्ट की गई, प्रचारित की गई है। तो ये सारा खेल जो राजनीति जहां आके खड़ी हो गई है, धर्म के नाम पे धर्म का पाखंड, इनको राम से कोई मतलब नहीं है। अयोध्या में हार जाते तो जय जगन्नाथ कहने लगते हैं, कल उड़ीसा में हार जाएंगे तो जय तिरुपति कहने लगेंगे, तिरुपति में हार जाएंगे तो विट्ठल विट्ठल करने लगेंगे। तो उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। प्रतिपक्ष का पद खाली, डिप्टी स्पीकर का पद खाली। तो अब ये हो सकता है कि संख्या बल के नाते, और हमें सदाशयता के साथ ये उम्मीद करनी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा और डिप्टी स्पीकर भी चुना जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो लोकतांत्रिक परिपाटी है उसका पालन हो सकेगा। लेकिन सदाशयता के तहत
आप भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड, उसके चरित्र, उसके चूल्हे को देखते हुए बिल्कुल उम्मीद न कीजिए कि वो खुशी खुशी इन लोगों को कोई पद देगी, कोई ढील देगी, कोई रियायत देगी। जो कुछ वो करेगी मजबूरी में करेगी।